Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to students. Welcome to our channel Try and Gain. आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। टॉपिक है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था जो पीरियोडिक टेबल है उसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाएं तो उसके जो पहले दो कॉलम है, ठीक है, जो पहले दो ग्रुप्स हैं, पहले ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स जो ग्रुप नंबर 1 है, और जो ग्रुप नंबर 2 है उसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसके अंदर भी जो ज्यादातर है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी पहले दो ग्रुप जो है वो तो मेटल है, जो फर्स्ट ग्रुप है उनको हम कहते हैं एल्कली मेटल, और जो ग्रुप नंबर 2 है उसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, और जो उसके बाद है वो स्टार्ट हो जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो भी मेटल्स हैं। उसके बाद जो थर्ड ग्रुप स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, वो वहां से लेके ग्रुप नंबर 7 तक जो है वो क्या है, उसमें ज्यादातर मेटल्स हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है ग्रुप नंबर 8, वो है गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस वो ग्रुप नंबर 8 में आ जाता है। लेकिन यहाँ से जो है थर्ड से ऑनवर्ड ज्यादातर जो है इनके अंदर क्या पाया जाती है, सारी की सारी नॉन मेटल्स होती हैं। और हमने आज क्या पढ़ना है, हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। आज के जो टॉपिक है उसमें हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन मेटल्स इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। ओके, जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज नहीं करते। जिस तरह हमने देखा था जो एल्कली मेटल है या एल्कलीन अर्थ मेटल है, जिस तरह हमने देखा था सोडियम फॉर एग्जांपल। सोडियम क्या है, सोडियम के का एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से दरम्यान में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। जो अगला शेल है उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। जो उससे अगला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के थर्ड शेल में, या तो सोडियम उसको लूज कर दे, ठीक है, या वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लेकिन सोडियम जो है वो मेटल है, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, इसलिए सोडियम इसको लूज कर देगा। इसी तरह अगर आप लीथियम को देखें, लीथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लीथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, वो भी लूज कर देगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम को देख लें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में जो मैग्नीशियम है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मैग्नीशियम क्या करेगा, वो भी लूज कर देगा। बेरिलियम को देख लें, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी लूज कर देगा। यानी सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करती हैं, गेन करती हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी हालत में लूज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। ठीक है, अगर आप इसका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, फ्लोरीन को जो है वो हम एफ से लिखते हैं। अगर आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा, दरम्यान में क्या है, दरम्यान में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। जो फर्स्ट शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो अगला शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या फिर इसको जो है वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े। लेकिन अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और अगर 5 से कम हो, 4 3 2 1, फिर वो क्या करता है, लूज करता है। अब जो फ्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की कि ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती, बल्कि हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अब जिस तरह सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और जो अपना इलेक्ट्रॉन ले रही हैं, गेन कर रही हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जिस तरह फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उनको हम कहेंगे कैटायन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे एनायन। ये वाला क्लियर हो गया? एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली नॉन मेटल की कि ये हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। In this way, non-metals are electronegative in nature and form acidic oxide. अच्छा जी, ये हमने पढ़ा था कि जब जो हमारे पास मेटल्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास मेटल्स हैं, जो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो कौन से ऑक्साइड बनाती है? बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, अगर जो हमारे पास है Na, जब Na वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? NaOH। ठीक है, हमारे पास NaOH बनेगा, और NaOH क्या है? एक बेस है, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब हमारे पास फ्लोरीन या क्लोरीन या फिर आयोडीन, ब्रोमीन, कोई भी नॉन मेटल आप ले लें, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये कौन से ऑक्साइड बनाएंगी? ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ Cl ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, H2O के साथ, तो ये क्या बना देंगी? ये बना देगा 8Cl। आपको पता है 8Cl क्या है? 8Cl एक एसिड है, जबकि NaOH क्या है? NaOH एक बेस है। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो कौन से ऑक्साइड बनाती हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या फिर किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करे तो वो सारे ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है, ये मैं आपको कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में रहें कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, जो नॉन मेटल है वो गेन करती हैं। जो मेटल हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। दो बातें हमारी होगी क्लियर। द वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय देम। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इनकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी कहते हैं कि जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? सोडियम की वैलेंसी है +1। ठीक है, 1 इसकी वैलेंसी है। और इसी तरह अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या? 1। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी 1। यहाँ पे सॉरी मैंने पॉजिटिव लिख दिया, पॉजिटिव नहीं, अकेला 1 ही आएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज किया जा रहा है, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी होगी। इसी तरह अगर आप मेटल में देखें तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी। यानी जितने गेन या लूज कर रहा होगा उसकी उतनी ही वैलेंसी होगी। यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया, एग्जाम्पल भी दे दिए कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगले में 8 होते हैं, और जो तीसरा शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इससे अगले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास 6 हैं तो इसको 2 मजीद चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या? ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। अब आपको नॉन मेटल्स की इतनी तो समझ आ गई ना कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं। नॉन मेटल्स वो होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं बल्कि गेन करती हैं। एक ये प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? नॉन मेटल्स बेसिक ऑक्साइड सॉरी एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं नॉन मेटल्स, और जो मेटल्स हैं वो कौन से ऑक्साइड बनाती हैं? वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। और ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स। द नॉन मेटालिक करेक्टर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अच्छा जी, अब पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं कि आपके पास कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें,
तो वहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक हीट, यानी अगर आप किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो वहां से क्या होगा, वहां से हीट बाहर निकलेगी, और उसको हम कहते हैं उसकी वो जितनी हीट निकलेगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अगर मैं कहूँ कि दो हमारे पास जो है वो एटम है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी आप ले लें, CH4 ले लें, ठीक है, CH4 ले लें। CH4 क्या है? CH4 हमारे पास मीथेन है। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 है और हाइड्रोजन का 1 है। अब ये इस तरह होता है कि एक कार्बन दरमियान में होता है और चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब होता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन ने। एक जो है ये ब्लैक से जिसको मैं शो कर रही हूँ ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, और एक एक किसने शो किया हुआ है, एक एक हमारे पास शेयर किया हुआ है कार्बन ने, ठीक है, एक एक कार्बन ने शेयर किया हुआ है। अब ये जो शेयर पेयर है, अब ये पेयर बन गया ना, पेयर में क्या होता है, पेयर हम कहते हैं जोड़े को। अब ये जो शेयर पेयर है इसको अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से कौन खींचता है, कार्बन या हाइड्रोजन? अब ये वाला जो पेयर है इस पेयर को अपनी तरफ कौन मजबूती से खींचता है, कार्बन या हाइड्रोजन? ये वाला जो पेयर है इसको अपनी तरफ कौन मजबूती से खींचता है, कार्बन या हाइड्रोजन? यानी जो एक ऐसी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वाली एबिलिटी, वो वाली काबिलियत के जो दरमियान में शेयर पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है, एक कार्बन है। अब इस दोनों के पास किसके पास ज्यादा सलाहियत है कि वो इस शेयर पेयर को अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से खींचे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम ये कहते हैं कि जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है, यानी कौन ज्यादा नॉन मेटल है, कौन जो है वो थोड़ा कम उसके अंदर नॉन मेटेलिक करेक्टर है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दो चीजों पे डिपेंड करता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जहां जहां कम हो रही है वहां पे नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कम होगा, और जिन एटम की, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है उनका नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। अब हम इसकी वजह पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है। चूंकि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उस वैल्यू को हम कहते हैं कि जब आप किसी भी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये पीरियड्स में, पीरियड हम किसको कहते हैं, इस तरह, ठीक है, रो की फॉर्म में। पीरियड्स में तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन डाउन द ग्रुप, यानी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। इसकी क्या वजह है? जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होता है, यानी अगर यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे इतना है तो फिर राइट साइड पे जाते 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 एटम का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब जितना साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि जो एटम का साइज अगर बड़ा है तो शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और दरमियान में पड़ा होता है हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये हम हमारे पास जो शेल्स है इनके अंदर क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनके दरमियान क्या होती है, इनके दरमियान होती है अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जितना साइज बड़ा होगा अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। अब आप देखें ना, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे नेगेटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, या फिर एक यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है जो जितने नजदीक है उनकी उतनी ही अट्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे ये थोड़ा दूर दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव पड़ा हुआ है, ये बहुत नजदीक नजदीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइज बहुत छोटा है, यहाँ पे अट्रैक्शन और ज्यादा होगी।
अब जितनी ज़्यादा ट्रैक्शन होती जाएगी, साइज़ उतना ही छोटा होता जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर इस तरह पॉज़िटिव और नेगेटिव दूर-दूर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि ये साइज़ मज़ीद छोटा होता चला जाएगा। अब जितना साइज़ छोटा होता जा रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना या रिमूव करवाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है और जो ये न्यूक्लियस है, पॉज़िटिव चार्ज है, उसका बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड उतना ही ज़्यादा मज़बूत है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएगा, हर बच्चे पे उसकी नज़र होगी। और अगर आपकी क्लास में 40, 50, 60 बच्चे हैं, तो टीचर की नज़र जो है वो हर बच्चे पे नहीं होगी। अगर आपने शरारत करनी है, क्लास से बाहर जाना है, तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे अब आप इसी को यहाँ पे देखें कि अगर साइज छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना या ऐड करवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, उसने अपने नेगेटिव को यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतनी मजबूती से खींचा हुआ है कि हमारे लिए कुछ भी ऐड करवाना या रिमूव करवाना क्या है वो मुश्किल है। ठीक है। इसी तरह जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे। जिस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इस तरह पीरियड्स में बढ़ती है। अब आप देखें ना कि अगर आप जितना साइज छोटा होगा, वहां पे उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है आपको बाहर निकलेगी, जितना साइज छोटा होगा। और यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी। यानी पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। इस तरह पीरियड पीरियड हम इसे कहते हैं ना, लेफ्ट टू राइट मूव करना, उसको हम कहते हैं पीरियड। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो रहा है, और हमारे लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना या ऐड करवाना जो है वो मुश्किल मुश्किल से ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट राइट मूव कर रहे हैं, क्योंकि एटम का साइज छोटा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमने कहा है कि नॉन मेटेलिक करैक्टर उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये आपको कहा था ना कि पीरियड में इसका साइज छोटा होता है, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में साइज मजीद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यानी अगर ये इतना सा था, तो ये वाला जो है ये बहुत बड़ा होगा, उससे नीचे वाला उससे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ता है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो, तो न्यूक्लियस को से वो इतना दूर है कि उसको बहुत कम फर्क पड़ता है। ठीक है। क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, वो न्यूक्लियस से दूर है, आप इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव करवा सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। डाउन द ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्या कहते हैं कि नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कम हो रहा है। ठीक है। एक दफा अब इसको पढ़ लेते हैं। Small sized element having high nuclear charge are electronegative in nature. They have high electron affinity, therefore they possess non-metallic character. Hence, non-metallic character decrease in group downward and increase in a period from left to right up to halogens. फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। अब अगर आप देखें सेवंथ ग्रुप, जिसको हम हैलोजेंस भी कहते हैं, हैलोजेंस का मतलब होता है नमक बनाने वाले। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का 7वां ग्रुप है, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लोरीन, उसके बाद हमारे पास आता है क्लोरीन, उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोमीन, उसके बाद हमारे पास मतलब डाउन द ग्रुप इसी तरह जो है हमारे पास आते चले जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब जो हमारे पास सबसे ऊपर है वो है फ्लोरीन। हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, नॉन मेटेलिक कम करैक्टर कम होता चले जाता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर उससे थोड़ा सा कम होगा क्लोरीन का, फिर उससे थोड़ा सा कम होगा ब्रोमीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, एस्टाडीन। ठीक है। इसका मतलब आयोडीन का सबसे कम होगा, एस्टाडीन का उससे भी कम होगा। जिस तरह आप ऊपर से नीचे मूव करते जाओगे, नॉन मेटेलिक करैक्टर कम होता चला जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, जो कि है 4। कहीं कुछ बुक्स में 3.9 लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं 4 लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
The non-metals are therefore element in group 14, 15, 16 और 17। ठीक है, यानी जो हमारे पास ग्रुप नंबर 14 से लेकर नेक्स्ट 17 तक हैलोजेंस तक हैं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अगर आपसे पेपर में या फिर वैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई 2-4 नॉन मेटल्स के नाम बताओ, तो आप इनमें से किसी भी जो ग्रुप 17, 16, 14, 15 की किसी भी एलिमेंट का नाम ले दें तो वो नॉन मेटल ही कंसीडर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं कि फिजिकल का क्या मतलब होता है? फिजिकल का मतलब होता है ज़ाहरी। ज़ाहरी कोई देखने में कैसा है, मतलब मैं आपको कहूँ कि आपकी मेरी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, यानी मैं देखने में कैसी हूँ, मैं मोटी हूँ, काली हूँ, लंबी, मतलब इस जो आपकी ज़ाहरी अपीयरेंस हो उसको हम कहते हैं फिजिकल। अब हमने नॉन मेटल्स की फिजिकल अपीयरेंस पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये देखने में कैसी है, इनकी स्मेल कैसी है, इनका कलर कैसा है, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये सारी हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, सॉलिड्स नॉन मेटल आर ब्रिटल। वो ये कहते हैं कि ऐसी नॉन मेटल्स जो सख्त हों, ठीक है, ऐसी नॉन मेटल्स जो सख्त हों वो ब्रिटल होती हैं, यानी हम उनको इजीली तोड़ सकते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है टूटने वाला। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटल यानी इजीली तोड़ सकते हैं हम उनको। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो हमारे पास मेटल्स हैं वो वंडरफुल, बहुत अच्छे, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये मैं आपको इसलिए कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पास मेटल्स हैं, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास मोबाइल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। थर्ड है हमारे पास, वो शाइनी नहीं होते, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। अच्छा जी, जो हमारे पास मेटल्स हैं, मेटल्स जो होती हैं वो हमारे पास बहुत शाइनी, लस्ट्रस, चमकदार होती हैं। आप लोहे को देख लें, लोहा एक मेटल है। लोहा अगर नया नया हो, उसको जंग ना लगा हुआ, वो धूप में पड़ा इतना अच्छा चमकता है, वैसे भी उसकी बड़ी शाइनी अपीयरेंस होती है, लस्ट्रस होता है। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल्स है वो सारी डल होती हैं, उनका कोई अच्छा कलर नहीं होता। और सिर्फ आयोडीन एक ऐसी है जो लस्ट्रस यानी चमकदार होती है। आयोडीन के अलावा जितनी भी नॉन मेटल्स है वो सारी की सारी डल हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा सारी की सारी नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, लेकिन मेटल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, स्पेशली वो सोडियम, सोडियम मेटल जो होती है वो बहुत नरम और बहुत खूबसूरत मेटल होती है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ हमारे पास जो सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड है, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं। सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। छठी हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी है कि इनकी डेंसिटीज बहुत कम होती हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर मैं आपको लोहा दूं, लोहा क्या होता है, आप लोहे की एक छोटी सी नीडल भी ले लें ना, लोहे की एक सुई ले लें, उसको पानी के अंदर डालें तो वो पानी के नीचे जो है वो चली जाएगी, सिंक हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। ठीक है, और जाके पेंदे में बैठ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बड़ा सारा लकड़ी का एक ब्लॉक दूं, उसको अगर आप पानी में डाल रहे हैं तो वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। ठीक है, ये डेंसिटी की वजह से होता है कि मैं अपनी वॉल्यूम को देखते हुए, यानी एक एक मैं चीज आपको दे रही हूँ कि उस वो इतने वॉल्यूम में आ रही है, फर्ज करें नीडल इतने वॉल्यूम में आ रही है और इसका वजन 1 kg है, लेकिन एक चीज जो है वो इतने वॉल्यूम में आ रही है और इस उसका वजन इतने वॉल्यूम में जाके 1 kg। फॉर एग्जाम्पल रुई यानी कॉटन को ले ले, अगर आप कॉटन ले रहे हैं वो इतनी जगह घेर रही है, ठीक है, वो इतनी जगह घेरी है और इसका वजन फिर जाके 1 kg हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको लोहा दे रही हूँ और लोहा वो सिर्फ इतनी सी जगह पे जगह घेर रहा है और उसका वजन 1 kg है, इसका मतलब है कि इस लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी और इस कॉटन की, रुई की डेंसिटी कम होगी। यानी वॉल्यूम को देखते हुए अपना मैस रखना, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से मैस।
नेक्स्ट हम अब देखते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब होता है देखने में, ज़ाहरी, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि इनकी जो है वो अंदरूनी खसूसियात कैसी हैं, जब भी किसी चीज के साथ रिएक्ट करेंगी, इनका क्या बिहेवियर है। ऐसे ही होता है ना कि अगर हम किसी बंदे को ज़ाहरी तौर पे देख लें, इसका कलर कैसा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये कैसा है, दुबला है, पतला है, तो हम उसके साथ नहीं रह सकते, बल्कि हमें जो केमिकल उसको जज करने के लिए उसका बिहेवियर देखना पड़ता है कि गुस्से में कैसा होता है, वैसे कैसा होता है, वो जो अंदर से उसकी सारा उसके करैक्टर को देखना, उसका बिहेवियर देखना। ठीक है, वो ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का ये है कि ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, अगर नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा। ये सारी की सारी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी हमारे पास है कि उनका जो वैलेंस शेल होता है वो इलेक्ट्रॉन से डिफिशिएंट होता है, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। एक ये प्रॉपर्टी होगी, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्लोरीन को देखा था, क्लोरीन के का क्या था, उसका एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक गेन किया, -1। इसी तरह आपने फ्लोरीन को देखा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 9, इसके पहले शेल में 2 और अगले में कितने थे, 7, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, -1। नेक्स्ट है हमारे पास दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। वो क्या वो बनाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम मैं कहूँ कि जो मैं हमारे पास है सोडियम, सोडियम एक मेटल है, Na, जब इसके साथ Cl यानी एक नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा NaCl। क्या बना देगा, NaCl। और NaCl क्या है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। जब नॉन मेटल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और जब नॉन मेटल किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे, फॉर एग्जांपल जो कार्बन है, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन O2 भी एक नॉन मेटल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, लेकिन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या बनाएगा, तब वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल्स आर इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो होता है प्योर, बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई पानी वगैरह ना एडिशन उसकी पानी की गई हो, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड। और जिसके अंदर थोड़ा या फिर काफी ज्यादा पानी डाल दिया जाए उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। Electron activity of first member of group 14, 15, 16 and 17 are higher than that of other member of group. Decreasing trend of electronegativity is shown below. अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप के स्टार्ट पे प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करते जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ता चले जाता है, एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, तो जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, उसका बाहर वाले जो शेल हैं उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता चले जाता है। नीचे उन्होंने दिखाया भी है कि सबसे ज्यादा जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, सबसे ज्यादा, बल्कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, यानी वो बता रहे हैं कि जो हर ग्रुप का स्टार्ट पहले वाला एलिमेंट है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस। हैलोजन की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन। हैलोजेंस क्या होते हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का आप ग्रुप नंबर 7 भी कह सकते हैं और 17 भी कह सकते हैं। जो ग्रुप नंबर 7 है उसको हम कहते हैं हैलोजेंस। हेलो का मतलब होता है साल्ट, जेंस का मतलब होता है फॉर्मर यानी बनाने वाले। हैलोजेंस साल्ट फॉर्मर यानी नमक बनाने वाले। हमने अब हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन पढ़ना है। रिएक्टिविटी क्या होती है, यानी कोई किसी के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है वो लूज कर देता है, या फिर दूसरे को इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, वो सारी चीज रिएक्टिविटी ही होती है।
Element of group 17 of the periodic table consists of fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास periodic table का 17 ग्रुप है हैलोजन, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। ये हमारे पास 6 जो हैं वो हैलोजेंस के अंदर आते हैं। दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड हैलोजेंस, उनको हम हैलोजेंस कहते हैं। आपने देखा ना, जिससे क्लोरीन है Cl जब किसके साथ रिएक्ट करता है? Na के साथ, यानी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? वो NaCl बना देता है। और NaCl क्या है? NaCl वही वाला नमक है जो हम घरों में खाते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। जो घरों में नमक खाते हैं वो NaCl होता है। अब ये सब जब हैलोजेंस किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये साल्ट ही बना देती हैं इसको, इसलिए हम इनको कहते हैं हैलोजेंस। फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक, डाई का मतलब क्या होता है? टू, यानी क्लोरीन जो है वो हमेशा Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह जो फ्लोरीन है वो F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। Interestingly, the intermolecular forces of attraction increase downward in the group due to increase in the size of atom. अच्छा जी, देखिए, अब ये एक एटम हमारे पास पड़ा हुआ है, एक ये एटम हमारे पास पड़ा हुआ है। अब जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी ही इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जितना एटम का साइज छोटा होगा और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो उतनी ही कम होंगी। अब जब एटम का साइज बड़ा है तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं। ठीक है, जब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं तो वो क्या होगा? वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। The intermolecular forces of attraction increase downward in the group due to increase in the size of the atom. Due to this reason, bromine exists as liquid and iodine as solid. अब आप देखें, सबसे ग्रुप, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप इस तरह ड्रा करूँ, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले था हमारे पास फ्लोरीन, फिर हमारे पास क्लोरीन, फिर हमारे पास ब्रोमीन, फिर उसके बाद हमारे पास आयोडीन और उसके बाद हमारे पास एस्टाडीन। अब आप देखें कि जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे छोटा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए ये क्या है? ये गैस है। ठीक है, इसी तरह जो Cl है ये क्या? ये भी गैस है। लेकिन जो ब्रोमीन है इसका साइज चूंकि बड़ा हो गया, अगर मैं कहूँ फ्लोरीन का इतना है, क्लोरीन का इतना है, तो ब्रोमीन का थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसका साइज बड़ा हो गया तो ब्रोमीन के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो ये लिक्विड हो गया। अब जो आयोडीन है, आयोडीन का साइज उससे भी बड़ा हो गया, इसके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए क्या बन गया? इसलिए ये सॉलिड बन गया। ठीक है, अब नीचे उन्होंने आपको छोटा सा एक दिया भी हुआ है कंपैरिजन कि जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसी तरह जो हमारे पास ब्रोमीन है उसका 35 है, आयोडीन का 53 है, लेकिन सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट उन्होंने कलर आपको बताया और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एक नजर डालें तो आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 नजर आ रही है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डाउन द ग्रुप कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो रहा है। एटम का साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे जो होल्ड है वो कम है। आउटर मोस्ट शेल पे होल्ड कम है तो वहां से जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो बहुत कम, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है इन जनरल देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज N2p5, यानी एन उनकी जो है वैलेंस शेल में वो S और P में जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यहाँ पे जो है वो sp आएगा NS2। ठीक है, यहाँ पे s आएगा NS2p5, यानी s और p सब शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करें तो उनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और वैलेंस शेल जो है अगर मेटल के साथ बनाए, बॉन्ड बनाए, तो मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है। और जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं और उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड।
स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर की समझ आ गई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।